गर्मी में पड़ोसन की पानी की टंकी में बेघर ससुराल। हे भगवान, गर्मी कितनी बढ़ गई है, अब तो पानी पीना भी मुश्किल हो गया है। पानी पीना मुश्किल तो होगा ही, छत पर लगी पानी की टंकी भट्टी की तरह तप रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उबला हुआ पानी भरा है। दोपहर में अगर कोई गलती से उस पानी से नहाने के बारे में सोच ले तो बदन जल जाए, इतना गर्म पानी आता टंकी में। अरे छत पर लगी पानी की टंकी का गर्म हो जाना, हर वक्त गर्म पानी में नहाना, ये तो हमारी हर पड़ोसन की समस्या है। मोहल्ले की गली में खड़ी बात करती औरतों की नजर गरीब शारदा पर पड़ती है। शारदा के हाथ में पानी की बाल्टी होती है और चेहरा पसीने से भीगा होता है। नहीं बहनों, कुछ लोग हैं हमारे पड़ोसियों में जिन्हें पानी की टंकी से कोई परेशानी नहीं। वो देखो शारदा को, बेचारी, उसे पानी की टंकी की टेंशन ही नहीं। जब भी पानी चाहिए होता है सरकारी नल से ठंडा पानी ले आती है। परेशानी तो हम जैसे लोगों को है। ये बिल्कुल सही कहा बहन। शारदा बहन का ही ठीक है कि उसे गर्म पानी की टंकी की समस्या नहीं झेलनी पड़ रही है। मेरी गरीबी का मजाक बना रही हैं ये लोग। इनके सिर पर छत है और छत पर पानी की टंकी है, इसीलिए इन्हें ये परेशानी लग रही है। यहाँ तो सिर पर छत भी टूटी हुई है और पानी की टंकी भी नहीं है। इतनी तेज चिलचिलाती धूप में सरकारी नल तक जाना और वहां से बाल्टी भरकर लाना हम गरीबों के लिए कितना मुश्किल है, ये बात ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। शारदा चुपचाप अपनी बाल्टी लेकर अपने छप्पर वाले छोटे से घर में चली जाती है, जहां एक कोने में मिट्टी का चूल्हा रखा होता है और एक कोने में कपड़े बदलने के लिए पर्दा लगा होता है। राघव के अलावा पूरा परिवार साथ बैठा होता है। सभी के चेहरे पर पसीने होते हैं। वहीं 3 महीने की प्रेग्नेंट नीलम विक्रम और पिंकी को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है। आ गई मम्मी, तुम बैठो, पूरी पसीने से भर गई हो। नीलम, मेरी दिहाड़ी पर निकलने का वक्त हो गया है, कुछ नाश्ता है तो दे दो। चाय और रात की बची रोटी है। हाँ ठीक है, चाय और रोटी ही दे दो। पापा, हमारी स्कूल यूनिफॉर्म छोटी हो गई है, हमें नई यूनिफॉर्म दिला दो। हाँ पापा, ये यूनिफॉर्म बहुत छोटी हो गई है। अरे ठीक है बच्चों, बाद में नई यूनिफॉर्म दिला दूंगा, अभी तुम यही पहनो। बाद में कब पापा, हमें अभी स्कूल जाना है, टीचर रोज डांटती हैं। पापा, हम अभी स्कूल जा रहे हैं, क्या हम ये छोटी ड्रेस पहन कर जाएं? इतनी गर्मी में ये ड्रेस पसीने से बदन से चिपक जाती है और हमें चिढ़ होने लगती है। हमें आज ही नई ड्रेस दिलवाओ। अरे बच्चों, तुम लोग पापा को क्यों परेशान कर रहे हो? पापा ने कहा ना दिला देंगे। अब जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। नहीं, हम तैयार नहीं होंगे, पहले हमें नई ड्रेस दिलाओ, उसके बाद ही स्कूल जाएंगे। क्या परिस्थिति है मेरी, अपने बच्चों को स्कूल के कपड़े तक नहीं दिला पा रहा हूँ। ऊपर से एक और नन्ही जान इस दुनिया में आने वाली है, उसका पालन पोषण कैसे करूंगा? कोई काम का नहीं हूँ, मैं निकम्मा हूँ। ये क्या कह रहे हैं जी आप? पूरे परिवार को हर मौसम में आपने ही संभाला है, ऐसे शब्द मत कहिए। और बच्चों, तुम लोग पापा को क्यों परेशान कर रहे हो? चलो, आज बुआ तुम्हें स्कूल पहुंचा देती है। भाभी, बाहर बहुत तेज गर्मी और धूप है, आप घर में ही रहिए, बच्चों को मैं पहुंचा देती हूँ। इस हालत में आपके लिए बाहर निकलना सही नहीं होगा। विशाल उठकर बाहर जाने लगता है। मैं भी चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? 4 रोटी तो खाते जा। नहीं माँ, अभी मुझे भूख नहीं लगी है। विशाल अपने आंसू छुपाते हुए घर से निकल जाता है। वहीं प्रीति विक्रांत और पिंकी को लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है। ए भगवान, कैसी जिंदगी दी है तूने मुझे। मेरे बड़े बेटे को अपनी पढ़ाई छोड़कर घर खर्च चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। उसके बावजूद आज भी हमारे परिवार के हालात नहीं सुधर रहे हैं। अरे भगवान, भगवान को क्यों दोष देती हो? हमारे बड़े बेटे ने मेहनत करके छोटे बेटे की पढ़ाई करवाई है। अब छोटे बेटे की ट्रेनिंग चल रही है, कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी और उसे नौकरी मिल जाएगी। फिर दोनों भाई मिलकर कमाएंगे तो हालात सुधर जाएंगे। नौकरी लगते ही सबसे पहले छोटे बेटे की शादी कराऊंगी। बेचारा 27 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं करवाई। हाँ हाँ, शादी भी करवाएंगे और घर के छत की मरम्मत कराकर पानी की टंकी भी लगवाएंगे। इसी तरह शारदा का परिवार गरीबी में दिन गुजारता है। नीलम गर्भवती होने के बावजूद तेज गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाती है। वहीं विशाल चिलचिलाती धूप में मजदूरी करता है। बुढ़ापे में शारदा को घर से दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन राघव हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए घर आता है। माँ, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और मेरी जॉब भी लग गई है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, किसी की नजर ना लगे। थू 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 थू। अब हमारी सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी। चाचा, ये मिठाई हमें दो ना, हमें मिठाई खानी है। हाँ हाँ बच्चों, ये लो मिठाई, खुद भी खाओ और सभी को खिलाओ। देवर जी, पहले बताया होता, थोड़े पैसे इकट्ठा करके इस खुशी के मौके पर खीर बना देती।
अरे कोई बात नहीं भाभी, अब बस 1 महीने का और इंतजार है, फिर हम लोग भी मनचाहा खाना बनाकर पेट भर के खा सकेंगे। अरे नीलम, बहुत जल्दी खाना परोसो, आज बहुत दिनों बाद अपने छोटे बेटे के साथ बैठकर खाना खाऊंगा। हाँ बहू, इतने दिनों तक तो इसकी ट्रेनिंग की वजह से ये घर ही नहीं आया था। पूरा परिवार घर के बीचों बीच पलथी मारकर बैठ जाता है और नीलम सभी को रोटी और दाल परोसती है। सभी के चेहरों से पसीने टपक रहे होते हैं। इस गर्मी से तो मैं इतनी परेशान हूँ कि क्या ही बताऊं। मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिलता है, वो भी पसीने की वजह से सही से खा नहीं पाते, उसका भी मजा खराब हो जाता है। क्या करे माँ जी, हमें घर में ही चूल्हा जलाना पड़ता है। अगर रसोई अलग होती तो घर में थोड़ी ठंडक बनी रहती। चूल्हा जलाते ही पूरा घर गर्म हो जाता है। ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी है कि रात में भी जमीन तपती रहती है। आप लोग गर्मी पर ध्यान मत दीजिए, तो गर्मी नहीं लगेगी। पापा कैसे ध्यान ना दे, हमें तो गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं अभी सभी को कॉपी से हवा करती हूँ, फिर गर्मी नहीं लगेगी। नीलम दोनों हाथों में कॉपी लेकर सभी को हवा करने लगती है। पूरा परिवार शांति से खाना खाता है, फिर जमीन पर बिस्तर लगाकर एक साथ लेट जाता है। हर एक काम करके थोड़े पैसे इकट्ठा कर लूं। सबसे पहले भाभी के लिए एक साड़ी और चारपाई खरीदूंगा। पिछली बार प्रेगनेंसी में भी भाभी को जमीन पर सोना पड़ा था, इस बार भाभी को परेशान नहीं होने दूंगा। सबसे पहले तो छत बनवानी पड़ेगी। दोपहर के वक्त इतनी तेज धूप घर में सीधी गिरती है, पूरा घर भट्टी बन जाता है। अभी तो तनख्वाह आई भी नहीं है और आप लोग खर्चे गिनाने लगे। पहले पैसे आने दीजिए, संभल कर खर्च करेंगे, जहां जरूरत होगी वहीं खर्च करेंगे। गर्मी से परेशान पूरा परिवार करवटें बदलते हुए सो जाता है। रात बीतती है और अगला दिन होता है। राघव प्रोफेशनल कपड़ों में तैयार होता है। अरे माँ कहाँ चली गई थी? आशीर्वाद दो, आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। हाँ हाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं शगुन के लिए दही लेने गई थी, ले दही शक्कर खा कर जा। शारदा राघव को दही शक्कर खिलाती है। अब मेरा बेटा शादी के लायक हो गया, मैं धूमधाम से शादी कराऊंगी। कल से ही लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। माँ, तुम्हें मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों भैया, आपने पहले से कोई लड़की ढूंढ रखी है क्या? हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और वो लड़की भी मुझे पसंद करती है। ये तो बहुत अच्छा किया, अब समय भी नहीं लगेगा, हम कल ही रिश्ता लेकर जाएंगे। ऐसे ही आज की रात बीतती है। अगली सुबह राघव अपने परिवार के साथ शिवानी के घर आने वाला होता है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी अपने माता पिता से बात कर रही होती है। शिवानी बेटी, वो लोग बहुत गरीब हैं, तो उनके साथ कैसे रहेगी? और उनके घर में पानी की टंकी भी नहीं है। इस गर्मी में बिना पानी कितनी दिक्कत होगी तुझे। पापा, क्या सच में आपको लगता है कि प्यार में पानी की टंकी या गर्मी रुकावट बन सकती है? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ राघव से ही। हमारी बेटी सभी गुणों से संपन्न है, घर गृहस्थी चलाना अच्छे से जानती है। उसे जहाँ शादी करनी है वहीं करने दीजिए, वो हर माहौल में ढल जाएगी। अब बेटी की मर्जी है तो मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर में राघव अपने माता पिता के साथ शिवानी के घर पहुंचता है। हमारी बेटी ने आपके बेटे को पसंद किया है, लड़का भी अच्छा है और अब नौकरी भी लग गई है तो घर भी बन जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, थोड़ा समय लगेगा पर हमारे भी दिन सुधरेंगे। आप बस अपनी बेटी हमें सौंप दीजिए। अब तो बस शादी की तारीख निकालिए और हमारी बेटी को अपना बना लीजिए। दोनों परिवारों की रजामंदी से राघव और शिवानी का रिश्ता तय हो जाता है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख निकलती है और तय दिन सादे ढंग से राघव और शिवानी की शादी होती है। और वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएं और अग्नि के साथ फेरे लें। राघव शिवानी को वरमाला पहनाता है और शिवानी राघव को वरमाला पहनाकर दोनों अग्नि के फेरे लेते हैं। विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। शिवानी शादी के बाद राघव के गरीब ससुराल आती है, जहां शारदा गृह प्रवेश करवा रही होती और बाहर पड़ोस की औरतें खड़ी होकर बात करती हैं। ये देखो, इस गरीबी और गर्मी में खुद का गुजारा नहीं कर पा रहे थे और एक और बहू लेकर आ गए। इनकी गरीबी में घर के काम करने के लिए कोई तो चाहिए। इनकी बड़ी बहू तो 5 महीने की प्रेग्नेंट है ना। क्या हुआ बहू, बाहर खड़ी पड़ोसनों की बातें सुन रही हो? हाँ मम्मी जी, पर उनकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ससुराल जैसा भी है मेरा है और मैं अपने ससुराल में हमेशा खुश रहूंगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बहू। अब तुम दाहिने पैर से गृह प्रवेश करो। शिवानी दाहिने पैर से गृह प्रवेश करती है। घर के एक तरफ राघव और शिवानी का अलग बिस्तर लगा होता है, जिस पर शिवानी और राघव सोते हैं। वहीं एक तरफ पूरा परिवार अलग बिस्तर लगाकर सो जाता है। इसी तरह रात बीतती है और फिर अगली सुबह होती है। उठ गई बहू? हाँ मम्मी जी, उठ गई। वैसे बाथरूम कहाँ है? आइए भाभी, मैं आपको बाथरूम दिखा देती हूँ। प्रीति शिवानी को लेकर घर से बाहर निकलती है और घर से थोड़ी दूर पब्लिक बाथरूम के पास लेकर जाती है। प्रीति, ये तो पब्लिक बाथरूम है। हाँ भाभी,
हमारी पूरी फैमिली पब्लिक बाथरूम ही यूज करती है। हमारा घर इतना छोटा है कि मुश्किल से हमारी रहने की जगह होती है, वहाँ बाथरूम कैसे बनवाते? आपको पब्लिक बाथरूम ही यूज करना पड़ेगा। क्या पब्लिक बाथरूम यूज करना पड़ेगा? पर मैंने तो कभी पब्लिक बाथरूम यूज नहीं किया है। कुछ लोग बिना घर परिवार देखे शादी तो कर लेते, फिर शादी के बाद एहसास होता है कि कहाँ शादी कर ली। कल ही तो कह रही थी कि जैसा भी ससुराल है पसंद है, अब रोज पब्लिक बाथरूम में खड़ा रहना पड़ेगा तब समझ आएगी। शिवानी पड़ोसनों की बात अनसुनी करके पब्लिक बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद नहाकर नए कपड़े पहनकर अपने ससुराल वापस आ जाती है। मम्मी जी, एक बाथरूम तो हमारे घर में होना ही चाहिए था। शिवानी, बस कुछ समय रुक जाओ, हम दोनों भाई मिलकर पैसे जुटा लेंगे, फिर घर में हर छोटी बड़ी चीज की व्यवस्था कर देंगे, तब तक थोड़ा एडजस्ट कर लो। अच्छा ठीक है, वैसे आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म होगी ना, मैं क्या बनाऊं आप लोगों के लिए? मुझे तो सादे चावल ही पसंद है। मुझे खीर खानी है। बहू, तुम बच्चों की और अपनी पसंद से कुछ बना लो, हमें तो जो मिलता है वो खा लेते हैं। शिवानी घर के कोने में रखे मिट्टी के चूल्हे के पास जाती है और लकड़ियां डालकर चूल्हे में आग लगाती है। चूल्हा जलते ही पूरा घर धुएं से भर जाता है और सभी को गर्मी लगने लगती है। बाप रे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भट्टी में बैठी हूँ। इतनी गर्मी कैसे लग सकती है? हमारे घर में ही रसोई बनी है, इसीलिए जब भी चूल्हा जलता है पूरा घर गर्म हो जाता है। इस तरह तो खाना बनाना बहुत मुश्किल है, दोपहर में तो और भी मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, दोपहर में खाना बनाते वक्त साड़ी इतनी भीग जाती है कि बदलनी पड़ती है, और सुबह में भी खाना नहीं बना सकते वरना गर्मी में खाना खराब हो जाता है। कोई बात नहीं दीदी, अब जैसा भी है मैं इसी में खाना बनाऊंगी। चूल्हे की आग और गर्मी से पसीने में भीगकर शिवानी सभी के लिए खाना बनाती है और सभी को परोसती है। शिवानी के कपड़े पूरे पसीने से भीगे होते हैं। वाह बहू, तुमने पूरी और सब्जी बहुत अच्छी बनाई है। हाँ बहू, खीर भी बहुत अच्छी है। पूरा खाना बहुत अच्छा बना है। अब से आप लोगों के लिए मैं ही रसोई बनाऊंगी, जेठानी जी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही शिवानी की पहली रसोई पूरी होती है। आज का दिन बीतता है और अगले दिन दोपहर की तेज धूप घर की छप्पर से सीधे शिवानी पर आ रही होती है। ये तेज धूप सीधा हमारे घर पर ही आ रही है, इससे तो घर और गर्म हो जाएगा। भाभी, इससे तो हम भी बहुत परेशान हैं और हमारी छत इतनी कमजोर है कि हम छत पर चढ़कर उसकी मरम्मत भी नहीं कर सकते और मजदूरों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। इस तरह तो गर्मियां बिताना मुश्किल हो गया है। मुझे तो अभी से ही पीठ में दाने हो गए हैं। चाहे जितनी मुश्किल हो, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। दोपहर हो गई है, सरकारी नल में पानी आ गया होगा, मैं पानी लेकर आती हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इस हालत में आपका वजन उठाना सही नहीं होगा। शिवानी पानी की बाल्टी लेकर अपनी जेठानी नीलम के साथ घर से निकलती है और सरकारी नल के पास आकर पानी भरने लगती है। दीदी, क्या आप रोज इतनी दूर से पानी लेकर घर आती हैं? ये नल तो अभी 1 साल पहले लगा है, पहले तो टैंकर आते थे, वो भी दूसरे मोहल्ले में। वहाँ जाकर मैं और माँ जी पानी लाते थे, ये तो फिर भी बहुत पास है। इतनी तेज धूप में अगर 2 बाल्टी पानी की जरूरत पड़ जाए तो हालत खराब हो जाएगी। इतनी तेज धूप में 1 बाल्टी पानी लेकर जाने में ही हालत खराब हो जाती है, पर मजबूरी है, पानी की जरूरत तो पूरी करनी ही पड़ेगी। चिलचिलाती धूप में शिवानी पानी की बाल्टियां उठाकर अपने ससुराल लौटती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम पूरा परिवार घर के बाहर बैठा होता है। तभी बड़ी बड़ी पानी की टंकियां लिए एक गाड़ी आती है। साथ ही पड़ोसी मुकेश, राघव और विशाल के पास आता है। अरे भैया मुकेश, आप कुछ काम है क्या? हाँ, अरे तुम दोनों भाइयों की मदद चाहिए। तुम्हें तो पता है कि मैं पानी की टंकी खरीदता और बेचता हूँ। मैंने 6 बड़ी टंकियां मंगवाई हैं, उन्हें मेरी छत पर पहुंचाना है, थोड़ी मदद करवा दो। हाँ, क्यों नहीं। राघव और विशाल पानी की टंकी उठाते हैं और मुकेश के घर के बाहर लगी सीढ़ी से चढ़ते हुए छत पर टंकियां रख देते हैं। भाई तुम दोनों भी जल्दी से टंकी लगवाओ, मैं तुम्हें कम दाम में अच्छी टंकी दे दूंगा। हाँ मुकेश भैया, जल्दी हम घर की मरम्मत करवा कर पानी की टंकी लगवाएंगे। वैसे आपने ये टंकी अपनी छत पर क्यों रखवाई है? अरे गर्मियों का मौसम है, इसलिए मैंने ज्यादा टंकियां खरीद ली। अब गोदाम में जगह नहीं है, इसलिए ये 6 टंकी अपनी छत पर रखवा रहा हूँ। और मैं परिवार समेत 1 महीने की छुट्टियों पर भी जा रहा हूँ, तो काम भी बंद रहेगा। है? अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुकेश चला जाता है। आज का दिन बीतता है और अगले दिन राघव अपने ऑफिस में मैनेजर के पास आता है। सर आपने हाँ मिस्टर राघव, वैसे तो हम फ्रेशर को रखते नहीं हैं, आपका ट्रेनिंग में लगा था कि आप कर लोगे, इसलिए हमने रखा। बट आपने इतने दिन ही काम किया और अब कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस करवा दिया। हम ऐसे एम्प्लॉयज को नहीं रख सकते। सर मैंने तो अच्छे से ही सब किया था, बट नेक्स्ट टाइम से और अच्छा करूंगा सर। आई विल डू माई बेस्ट सर। मिस्टर राघव, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, प्लीज यू कैन गो। राघव उदास चेहरा लिए मैनेजर के केबिन से बाहर निकल जाता है। तभी वहां आशुतोष आता है। थैंक यू मैनेजर,
इस आदमी को नौकरी से निकालकर आपने मेरी बड़ी मदद की है। आपका पैसा मैंने आपकी गाड़ी में रखवा दिए है। पर आशुतोष जी, एक मामूली एम्प्लॉय को निकालने के लिए आपने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? ये बहुत बड़ी कहानी है, आप ना ही जाने तो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ राघव उदास चेहरा लिए अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ राघव, तुम इतने उदास क्यों हो? हमारी सभी अरमानों पर पानी फिर गया। क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कह रहा है? माँ मुझे काम से निकाल दिया। अरे क्या, इतनी मेहनत और इतने दिनों की ट्रेनिंग एक पल में बर्बाद हो गई? अरे आप लोग उदास क्यों हो रहे हैं? नौकरी ही तो है, दूसरी मिल जाएगी। इस तरह अपना मनोबल मत तोड़िए। हाँ राघव, तुम खुद पर भरोसा रखो। सभी राघव को सांत्वना देने लगते हैं। तभी अचानक आशुतोष पुलिस और वकील के साथ घर आता है। तू यहाँ क्या कर रहा है? मिस्टर आशुतोष ने ये घर खरीद लिया है। आप लोगों को अभी इसी वक्त ये घर खाली करना पड़ेगा। अरे ये मेरे दादाजी की जमीन है, ये ऐसे कैसे खरीद सकता है? इनके पास इस घर के कागज हैं और इन्होंने केस भी किया है। आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। आप चाहे तो कागज देख सकते हैं। ये तू बदला लेने के लिए कर रहा है ना, पर मेरे ससुराल वालों को परेशान करके तुझे क्या मिलेगा? शिवानी, तुम इसे जानती हो? हाँ, ये मुझे कॉलेज के दिनों में परेशान किया करता था। एक दिन परेशान होकर मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। उस वक्त इसने बोला था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा, और गलती से किसी और की होगी तो चैन से जीने नहीं दूंगा। उसके बाद ये मुझे फिर कभी नहीं दिखा और आज मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। इंस्पेक्टर, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? इन लोगों को मेरे घर से बाहर निकालिए। पुलिस पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देती है और घर सील कर देती है। मम्मी, हमें घर से क्यों निकाल दिया? मुझे घर में जाना है, बाहर बहुत तेज धूप है। मम्मी, यहाँ बहुत गर्मी है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास्ट की वजह से आप लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। नहीं बहू, इसमें तेरी क्या गलती है? वो लड़का ही दुष्ट है। अभी हम उसका कुछ नहीं कर सकते। पहले हमें सिर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। हमारे पड़ोसी ही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारा इतना बड़ा परिवार मेरे घर में नहीं रह सकता। माफ करना शारदा बहन। हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी रहने आ जाए। अपना घर बेचा ही क्यों? मम्मी जी, चलिए यहाँ से, हम कहीं और ठिकाना ढूंढते हैं। यहाँ हमारा कोई नहीं है। चिलचिलाती धूप में शिवानी अपने ससुराल वालों के साथ दर दर भटकती है। कई मकान मालिकों से बात करती है पर घर नहीं मिलता है। पूरा परिवार थक कर सड़क किनारे पेड़ की छांव में बैठ जाता है। सभी मकान मालिक एडवांस पैसे मांग रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, एडवांस कहां से देंगे? पुलिस ने बिना हमारी बात सुने घर में ताला मार दिया। सारा सामान भी अंदर ही रह गया। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? पूरा परिवार सिर छुपाने की जगह ढूंढ रहा होता है। तभी शिवानी की नजर सड़क किनारे पड़े पुराने पानी की टंकियों में बैठी चिड़ियों पर पड़ती है। हमें कुछ दिनों के लिए सर छुपाने के लिए जगह मिल गई है। याद है हमारे पड़ोसी बड़ी छत जहाँ बड़ी और पुरानी टंकियां रखी हैं? हम उन्हीं टंकियों में रह सकते हैं। क्या? उन टंकियों में कैसे रहेंगे? रात में जब सभी सो जाएंगे तब हम उनके घर के बाहर लगी सीढ़ी से छत पर चढ़ जाएंगे। वो टंकियां खराब हैं, हम उनमें अपना घर बना लेंगे और जब तक पड़ोसी लौटेंगे तब तक हम कुछ पैसे भी इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, फिलहाल वहीं चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। रात होती है। शिवानी लकड़ी और सड़क पर पड़े एक लोहे की पत्ती लेकर पूरे परिवार समेत चुपके से मुकेश के घर के बाहर आती है और सीढ़ी चढ़कर सभी छत पर पहुंचते हैं जहां बड़ी बड़ी पानी की टंकियां रखी होती हैं। बहू, हम इन पानी की टंकियों में कैसे रहेंगे? हम एक लकड़ी जलाकर इस लोहे की पत्ती को गर्म करके इन टंकियों में दरवाजा और खिड़की बनाएंगे। एक टंकी में रसोई, 2 में रहने की जगह और 1 में नहाने की जगह, और बाथरूम तो छत पर है ही, पर हमें छुप कर रहना पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चले, और खासकर उस आशुतोष को। शिवानी पत्थरों को आपस में घिसकर आग लगाती है और लोहे की पत्ती गर्म करके पुरानी पानी की टंकियों में दरवाजे और खिड़कियां बनाती है। भाभी, अब हम लोग सो जाते हैं, बहुत नींद आ रही है। नहीं प्रीति, जेठानी जी को आराम करने दो, तुम मेरे साथ चलो। हमें अभी ही अपनी रसोई और सोने के लिए कमरे तैयार करने पड़ेंगे, वरना दिन में पड़ोसी हमें देख लेंगे। इतना कहकर शिवानी रात के अंधेरे में प्रीति के साथ नीचे उतरती है और पास के पार्क से घास, मिट्टी और कुछ ईंटें लेकर सीढ़ियां चढ़कर वापस छत पर पानी की टंकियों में आती है। देवरानी जी, आप क्या कर रही हैं? मिट्टी का चूल्हा बनाऊंगी, उसी में हम खाना बनाएंगे, या तो बहुत सुबह या एकदम रात में। और बिस्तर तो हमारे पास है नहीं, इसीलिए घास लाई हूँ, इन्हें बिछाकर हम टंकी में सो जाएंगे। पर नीचे से ये टंकियां दिखती हैं, सब हमें देख लेंगे। हम इन टंकियों को एक कोने में खड़ा कर देते हैं, फिर टंकियों के दरवाजे नहीं दिखेंगे। सभी टंकियों को छत के कोने में खड़ा करके शिवानी एक टंकी में मिट्टी का चूल्हा बनाती है, साथ ही मिट्टी के बर्तन बनाकर टंकी को रसोई की तरह तैयार करती है। वहीं घास बिछाकर 2 टंकियों में पूरा परिवार सो जाता है। ऐसी ही सुबह होती है।
मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी भूख लगी है। कल सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है। भूख तो सभी को लगी है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अभी दिहाड़ी पर जाता हूँ, शाम को आते वक्त खाने के लिए कुछ ले आऊंगा। भैया, हाल फिलहाल में जॉब तो मुझे मिलने वाली है नहीं, मैं भी आपके साथ दिहाड़ी पर चलता हूँ। नहीं छोटे, तुझे दिहाड़ी न करनी पड़ी, इसीलिए तो मैंने पढ़ाई छोड़ी थी। भैया, सभी परिस्थितियां अलग है, पैसे जुटाने के लिए मुझे भी काम करना पड़ेगा। राघव और विशाल चुपके से सीढ़ी से उतरते हैं और काम पर जाने लगते हैं। अरे ये दोनों भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग तो घर की तलाश में कहीं निकल गए थे ना? हाँ, हम लोग घर की तलाश में निकले थे और हमें घर भी मिल गया है। हम तो बस टहलते हुए आ गए। इतना कहकर विशाल राघव को लेकर दिहाड़ी पर आ जाता है, जहाँ विशाल पत्थर तोड़ रहा होता है और राघव मिट्टी खोदता है। वहीं दूसरी तरफ पूरा परिवार टंकी में पसीने से तरबतर बैठा होता है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी कुकर में बैठे हैं। यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? इतनी तेज धूप है, गर्मी तो होगी ही। मम्मी, टंकी की दीवार से हाथ जल रहे हैं। बच्चों, बस पड़ोसी अपने घरों में चले जाएं, तब मैं कुछ जुगाड़ करूंगी। दोपहर होती है और मोहल्ला शांत होता है। शिवानी छत से नीचे उतरती है और भटकते हुए एक रंग हो रही बिल्डिंग के पास पहुंचती है। ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकल, मुझे थोड़ा सा चूना दे दीजिए, मुझे बहुत जरूरत है। चूना फ्री का नहीं आता, पैसे लगते हैं इसमें। पैसों के बदले में कुछ काम कर देती हूँ, फिर मुझे चूना दे दीजिएगा। अच्छा, तो मजदूरों के लिए चूल्हे पर चावल और दाल बना दो। चिलचिलाती धूप में शिवानी चूल्हे पर बड़ा पतीला चढ़ाकर सभी मजदूरों के लिए चावल और दाल बनाती है। अरे भाई, ऐसी क्या मजबूरी है कि इतना पसीना बहाकर ये सब कर रही हो? अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। शिवानी चूना लेकर निकलती है और रास्ते में कूड़े में पड़े थर्माकोल को देखती है। थर्माकोल अच्छे इंसुलेटर होते हैं, इन्हें भी ले चलती हूँ। टंकी पर लगा दूंगी तो ठंडक बनी रहेगी। शिवानी चूना और थर्माकोल लेकर मोहल्ले में आती है और सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचती है। बहू, ये सब क्या लेकर आई है? मम्मी जी, चूना और थर्माकोल, इन्हें लगाने से टंकी इतनी गर्म नहीं होगी, पर ये काम हम रात में करेंगे। ऐसे ही रात के 12 बजते हैं। राघव और विशाल थोड़ा राशन लेकर चुपके से सीढ़ी चढ़कर छत पर आते हैं। आप दोनों ने इतनी देर क्यों कर दी? हम मोहल्ले के बाहर ही बैठे थे, इतनी चहल पहल थी कि हम आ ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, आप लोग छत के नल से पानी लेकर हमारे टंकी में बने बाथरूम में नहा लीजिए। हमारे रहने, खाने पीने और नहाने का तो इंतजाम हो गया, पर कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे। रोज रोज एक ही कपड़े नहीं पहन सकते हैं हम। ठीक है, जैसे आज राशन ले आई वैसे कल बाजार से सस्ते कपड़े लेकर आना। इतना कहकर विशाल और राघव टंकी वाले बाथरूम में चले जाते हैं। वहीं शिवानी अपनी रसोई और घर को चूने से रंगकर अंदर की तरफ थर्माकोल लगा देती है और अपनी रसोई में चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। वहीं राघव और विशाल आकर दूसरी टंकी में बैठ जाते हैं। नहाने के बाद इस पानी की टंकी में बैठने में बड़ा मजा आ रहा है, सारी थकान दूर हो गई। रसोई भी ज्यादा गर्म नहीं हो रही है, छत पर ठंडी हवा की वजह से ठंडक बनी हुई है। पर बहू, हम अभी तो खाना खा लेंगे, पर कल दोपहर में क्या खाएंगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम खाना बनाकर रख भी नहीं सकते हैं, सुबह तक खाना खराब हो जाएगा। बहू, तुम चावल बना लो और कल दोपहर में थोड़ी दही लेते आना। चावल दही ठंडी भी होगी और मिट्टी के मटके में चावल खराब भी नहीं होंगे। शिवानी चावल और सब्जी बनाती है, पूरा परिवार खाना खाता है और अपने ठंडे पानी की टंकी में सो जाता है। यहाँ बहुत अच्छी नींद आ रही है। टंकी हमारे घर की तरह गर्म नहीं है। ऐसी सुबह होती है। राघव और विशाल चुपके से दिहाड़ी पर निकल जाते हैं। पूरा परिवार चुपचाप टंकी के अंदर बैठ जाता है। भाभी, आपका आइडिया तो अच्छा था, पर 100% काम नहीं कर रहा है। इतनी तेज धूप है कि गर्मी तो अभी भी लग रही है। नंद जी, धीरे बोलिए, हमारी आवाज कोई सुन लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हमें कूलर नहीं खरीद सकते? अगर हम कूलर ले लेंगे तो हमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। यहाँ चलने फिरने की आजादी नहीं है, कूलर कहाँ से लेकर आएंगे? क्यों नहीं, हम भी कूलर बना सकते हैं। बड़ा नहीं, छोटा सा कूलर बनाएंगे। पर हम कूलर बनाएंगे कैसे? हम कबाड़ी के पास से छोटी पानी की टंकी ले लेंगे और उसके चारों तरफ घास लगाकर उस पर पानी छिड़क देंगे और रबर बैंड से चलाएंगे बिना बिजली के। तेरी बात तो मेरे सर के ऊपर से चली गई, बिना बिजली का कूलर। नंद जी, मैं आपकी बात समझ गई, पर कूलर बनाने से पहले हमें थोड़े पैसे जुटाने होंगे। पहले हमारे लिए कपड़े आ जाने दीजिए, फिर हम कूलर बनाएंगे। ऐसी दोपहर होती है। शिवानी नीलम के साथ छत से उतरती है और तेज धूप में बाजार चली आती है। थैंक यू शिवानी, तुम मुझे बाजार लेकर आई। इतने दिनों से टंकी में बैठे बैठे दम घुटने लगा था। हाँ, इस सीढ़ियों से उतरने में दिक्कत तो हो रही है, बट बाहर अच्छा लग रहा है। अब जब बाजार आई हैं तो कुछ नया जुगाड़ मिल ही जाएगा अपनी पानी की टंकी को और अच्छा बनाने के लिए। तभी नीलम की नजर बाजार में सब्जी बेच रहे ठेलों पर पड़ती है।
जिन्होंने गीले कपड़े से अपनी सब्जियां ढक रखी होती हैं। वो देखो शिवानी, सब्जी वाले धूप में सब्जियों को बचाने के लिए गीले कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी गीले कपड़े का पर्दा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और हम कुछ पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, उससे भी गर्मी कम होगी। देवरानी जी, आप पार्क से छोटे पौधे ले आइए और मैं राशन की दुकानों से जूट के बोरे मांग लेती हूँ। शिवानी पार्क में जाकर छोटे पौधे और नीलम राशन की दुकानों से जूट के बोरे लेकर छत पर आती है और छत की जमीन पर ढेर सारी मिट्टी बिछाकर पौधे लगाती है और पानी की टंकियों पर गीले जूट के बोरे रखकर अंदर बैठ जाती है। बहू, अब तो कूलर की भी जरूरत नहीं है, ये काफी है। रात में वैसे भी मौसम ठंडा हो जाता है। ऐसी शाम होती है, सभी पड़ोसन अपने घरों के बाहर आती हैं और उनकी नजर मुकेश की छत पर पड़ती है। तुम्हें नहीं लगता कि ये टंकियां थोड़ी घिसकी हुई है? और वहाँ पेड़ पौधे कैसे आ गए? और ये टंकियाँ सादी थी क्या? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, शायद धूप में रंग उड़ गया होगा। हाँ बहन, धूप इतनी तेज है कि अभी भी हमारी टंकियों में गर्म पानी आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी मिट्टी के गिलास में छोटी टंकी से ठंडा पानी निकालकर राघव और विशाल को देती है। ये पानी इतना ठंडा कैसे है? चाचू चाची ने टंकी के चारों तरफ गीली मिट्टी लगा दिया और जुगाड़ से पानी ठंडा कर दिया है। अब हमारे पास पीने के लिए ठंडा पानी, रहने के लिए ठंडी छत, रसोई और अपना बाथरूम भी। और हमारे पास पैसे भी हैं। बस कुछ दिन और हम पैसे जुटाकर एक छोटा सा घर किराए पर ले लेंगे। इसी तरह रात होती है। बच्चे खाना खाकर आपस में खेल कूद कर हंसने लगते हैं। वहीं औरतें छत पर टहलने लगती हैं और शिवानी अपने बाथरूम में नहा रही होती है, जिसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही होती है। हे भगवान, ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा तो कलेजा सूखा जा रहा है। ये जी उठिए ना, बच्चों के रोने और हंसने की आवाज आ रही है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। प्रीति, क्यों बच्चों के साथ आवाज कर रही हो? कहीं किसी को शक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। चुपचाप सो जाओ। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। आए दिन कभी किसी को मुकेश की छत पर कोई काला साया दिखता है तो कभी देर रात रामलाल के खर्राटों की आवाज से पूरा मोहल्ला डर जाता है। ऐसे एक शाम सभी औरतें गली में बैठी होती हैं। अरे तुम्हें पता है, कल मुकेश की छत पर मुझे एक चुड़ैल दिखी जो बाल बना रही थी। अरे उस चुड़ैल का एक बच्चा भी है, कभी हंसता है कभी रोता है। अपने बच्चों को रात में बाहर मत निकलने देना। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं होता। आवाज तो मैंने भी सुनी है, पर मुझे लगता है कि जरूर छत पर कुछ गड़बड़ है। ऐसी रात पूरी होती है, पूरा परिवार सो रहा होता है। अचानक नीलम के पेट में तेज दर्द शुरू होता है। मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, सहन नहीं होता। नीलम, चिल्लाओ नहीं वरना सभी इकट्ठा हो जाएंगे। मैं अभी तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। राघव और विशाल मिलकर नीलम को सीढ़ियों से नीचे उतारते हैं। वहीं सभी पड़ोसी नीचे भीड़ लगाकर इकट्ठा हो जाते हैं। अब पता चला ये लोग हमारे मोहल्ले में क्यों दिखते थे और कहते थे टहलने आए हैं। मेरी जेठानी का 9वां महीना चल रहा है, इन्हें हॉस्पिटल जाने दीजिए। विशाल और राघव नीलम को लेकर अस्पताल निकल जाते हैं, जहां नीलम एक सुंदर लड़की को जन्म देती है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी सभी पड़ोसियों को अपने छत पर लेकर आती है। इतनी ठंडक तो हमारे एसी वाले घर में नहीं है, यहाँ इतनी ठंडक कैसे? और जरा इनकी पानी की टंकी तो देखो, इतना ठंडा पानी। ये पानी इतना ठंडा कैसे है? ये सब मेरी भाभीियों का जुगाड़ है। उन्होंने पानी की टंकियों को ठंडा रखने का जुगाड़ ढूंढ लिया है। अगर तुम लोग ये जुगाड़ हमें बताओ तो इसके बदले हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं। और पानी की टंकी के गर्म पानी से हम बहुत परेशान हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं आप सभी की पानी की टंकियों को अलग अलग तरह से ठंडा कर सकती हूँ। सभी पड़ोसी ने शिवानी को पैसे देती हैं और अगले दिन शिवानी सभी के पानी की टंकियों को थर्माकोल, मिट्टी, जूट के बोरे और चूने के जुगाड़ से ठंडा कर देती है। तभी आशुतोष छत पर आता है। तेरी इतनी हिम्मत, तू यहाँ भी चला आया? मैं अभी तुझे छत से नीचे गिरा दूंगा, जा नहीं तो। मुझे हाथ लगाने से पहले एक बार सोच लेना। मैं तेरी नौकरी खा सकता हूँ तो और भी कुछ कर सकता हूँ। शिवानी, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। मैं आज भी तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। हाँ, अब मुझे इस गर्मी में और परेशान नहीं होना, चलो। शिवानी आशुतोष के साथ उसके बड़े से घर में आ जाती है। आखिर क्यों शिवानी आशुतोष के साथ आई, ये जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं। अब रात के 2 बजते हैं। आशुतोष फोन पर बात कर रहा होता है। मैंने लड़की को बुला लिया है, तुम सभी आ जाओ, रात भर मजे करेंगे। थोड़ी देर में आशुतोष के दोस्त आते हैं और शिवानी से बदतमीजी करने लगते हैं। आशुतोष, तुम तो मुझे रानी बनाकर रखने वाले थे, ये क्या कर रहे हो? थप्पड़ का बदला ले रहा हूँ। पहले तेरे पति की नौकरी रिश्वत देकर छुड़वाई, नकली पेपर्स बनाकर तुझे बेघर किया, और अब तुझे बदनाम करूंगा। आशुतोष के इतना कहते ही शिवानी का पूरा ससुराल पुलिस के साथ आता है। अरे तुम लोग यहाँ कैसे आए? मैं तेरे साथ रहने नहीं आई थी, मैं यहाँ सच बाहर लाने आई थी। मैंने पहले ही तेरी बातें सुनकर पुलिस और अपने परिवार को बुला लिया।
पुलिस आशुतोष को गिरफ्तार कर लेती है और राघव को नौकरी और घर वापस मिल जाते हैं और शिवानी पड़ोसियों से मिले पैसों से अपने ससुराल में अलग अलग कमरे, बाथरूम, किचन और छत पर पानी की टंकी लगवाती है। वहीं मुकेश छुट्टियों से वापस आता है। अरे भाई शिवानी बहन, मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ, तो मुझे ऐसी ही ठंडी पानी की टंकियां बना कर दो। बदले में जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, मेरी टंकियां भी बिकेंगी, तुम्हारा भी मुनाफा होगा। शिवानी मुकेश के लिए ठंडी टंकियां बनाने लगती है और अच्छे पैसे कमाकर अपने ससुराल के साथ खुशी से जीवन बिताने लगती है।